ये एक लकड़ी का ब्लॉक है। इसमें एक कील हल्का सा ठुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हैमर को, एक हथौड़े को जस्ट प्लेस करते हैं। तो हैमर क्या करेगा, हैमर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इस हैमर पे जो नीचे की तरफ फोर्स है विच इज मास ऑफ दिस हैमर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वाला फोर्स इस वाले कील पे, इस वाले नेल पे नीचे की तरफ अप्लाई करेगा। इससे कुछ खास तो होगा नहीं, हल्का फुल्का हो सकता है ये नेल थोड़ा बहुत अंदर धंसे। लेकिन अगर इसी हैमर को हम थोड़ा ऊपर तक चढ़ाते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और फिर इस हैमर को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये हैमर इस कील को, इस नेल को और अंदर तक दबा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हैमर को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, जिसके कारण वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरते समय वो स्पीड अटेन कर रहा है। जितना वो नीचे गिर रहा है उतना उसका जो स्पीड है, ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और मूविंग बॉडी, इसके पास काम करने का एबिलिटी होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक विंड मिल है। विंड मिल क्या होता है, इसमें पंखे लगे हुए होते हैं और जब हवा बहती है तो फिर ये पंखे जो है, ये पंखे घूमने लगते हैं। इसका जो ब्लेड्स है घूमने लगता है। हवा जितना तेज होता है, पंखे उतने तेजी से मूव करता है, रोटेट करता है। अब अगर मान ले यहां अगर हम डायनामो अटैच कर दें इन ब्लेड्स के साथ, तो फिर ब्लेड रोटेट करेगा और साथ ही साथ डायनामो भी रोटेट करेगा। और डायनामो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अगर रोटेट करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस घूमते हुए पंखे से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए तरह तरह का काम किया जा सकता है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जब हवा बह नहीं रही थी तो उस समय ब्लेड्स जो है घूम नहीं रहा था, लेकिन हवा बहते साथ ये ब्लेड्स घूमने लगता है। जितना तेज़ हवा होती है उतना तेज़ ये ब्लेड्स घूमने लगता है। मतलब हम यहाँ समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि मूविंग बॉडी, यहाँ पर हवा, मूविंग बॉडी के पास काम करने का एबिलिटी होता है। हम कह सकते हैं कि मूविंग बॉडी के पास कुछ एनर्जी होता है और एनर्जी से ही काम किया जा सकता है। तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स मोशन, उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से गाइडेड होता है। अगर कोई बॉडी m मास का बॉडी अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके पास जो एनर्जी होता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जो कि इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। अब चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर एक ऐसा पाथ है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ है यहाँ तक, फिर यहाँ से ये ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर स्लोप है। क्या है, एक बॉल है, बहुत बड़ा सा एक बॉल यहाँ पर है। इस बॉल को ऊपर चढ़ाना है। सपोज आप इस बॉल को ऊपर चढ़ा रहे हैं, आप इसे धकेलते हुए यहाँ तक ले आते हैं। तो आपने ऑब्वियसली कुछ काम किया, आपने मेहनत किया, कुछ काम किया यहाँ पर। अब अगर आप इस बॉल को धकेलते हुए और ऊपर तक ले जाएं, इसका मतलब आपने और ज़्यादा काम किया। आप बॉल को जितना ऊपर तक ले जाएंगे आपको उतना ज़्यादा काम करना होगा। चलिए मान लेते हैं ये बॉडी अब यहाँ पर सिचुएटेड है, रुका हुआ है। अब क्या होता है, एक दूसरा बॉडी, एक दूसरा बॉल स्लोली आता है, इससे टकराता है और फिर इस पे कुछ काम करता है। यहाँ येलो बॉल ब्लू बॉल पे कुछ काम किया। वो स्लोली आ रहा था और उसने कितना काम किया, हल्का सा काम किया। दैट्स वाई ये ब्लू बॉल थोड़ा ऊपर तक चढ़ा। अब क्या होता है, यही येलो बॉल अब अगर तेजी से आए तो क्या होगा, ये ब्लू बॉल ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये येलो बॉल, मूविंग येलो बॉल, इसके पास जब वेलोसिटी कम था या स्पीड कह लें, स्पीड जब कम था तो ये इस पे जो काम कर रहा था वो काम भी कम था, इसीलिए ये कम हाइट तक चढ़ रहा था। जब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है, तो ये इस ब्लू बॉल पे काम भी ज्यादा कर रहा है। दैट्स वाई ये ब्लू बॉल ज्यादा ऊपर तक चढ़ रहा है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड का मतलब क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? बिकॉज काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी, चलिए मैं के ई लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड जैसे ही बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। सो मोर स्पीड इज इक्वल टू मोर काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी होने का मतलब यह है कि उसके पास काम करने का ज्यादा एबिलिटी है, क्योंकि एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा एबिलिटी काम करने का। तो ये तो हम यहां से समझ सकते हैं। और हमने क्या देखा कि किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ इंटू उस बॉडी का मास इंटू उसका जो स्पीड है उस स्पीड का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। अब अगले पार्ट में हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सपोज इस सरफेस में एक बॉडी मूव कर रहा है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को अभी इग्नोर करते हैं। बॉडी इस तरह से मूव करते हुए आ रहा है, यहां से फोर्स का एप्लीकेशन शुरू होता है यहां तक। चलिए पूरे चीज को एक साथ देखते हैं। यह है वो बॉल जिसका कि मास है m। अब क्या है, ये धीरे धीरे मूव करते हुए आ रहा था। इसका स्पीड क्या था? लेट्स से कि इसका स्पीड u था, चलिए वेलोसिटी कहते हैं। इसका वेलोसिटी u था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस स्पीड के कारण या इस वेलोसिटी के कारण इस बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। लेट्स से वो काइनेटिक एनर्जी है k1। हमें इसी को डिराइव करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ओके, अब ये इस तरह से मूव करते हुए आ रहा, यहां पर इस पे फोर्स का एप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। इस जगह से फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई होता है। जैसे ही फोर्स का एप्लीकेशन यहां पर हुआ वैसे ही इस बॉडी पे होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स, किसी भी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इनटू उस पे हुआ एक्सीलरेशन। हेंस हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। सो फोर्स के एप्लीकेशन के साथ साथ इस बॉडी पे एक एक्सीलरेशन होगा। अब देखिए ये बॉडी जिस पे कि F फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहां तक अप्लाई हो रहा है F फोर्स? इस जगह तक ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां से लेके यहां तक। फिर यहां से इस फोर्स का विथड्रॉल होता है, इस जगह पे फोर्स हट जाता है। सो इस पूरे पाथ में फोर्स का होता है एप्लीकेशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जहां पर कि फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, लेट्स से वो डिस्प्लेसमेंट है S। अब देखिए, चूंकि इस बॉडी पे फोर्स का एप्लीकेशन हुआ है जिसके कारण इसमें एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो u था, ऑब्वियसली इसका फाइनल वेलोसिटी, इस जगह पे इसका वेलोसिटी u नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी का। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? देखिए, जिस डायरेक्शन में u है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, मतलब कि यहां पर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और बढ़ के लेट्स से कि इसका वेलोसिटी हो गया v। अब इस बढ़े हुए वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो हम ये मान लेंगे कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, k1 नहीं है, बदल के हो गया k2। अब हमें क्या करना है? हमें k1 और k2 का वैल्यू पता करना है, और जैसे ही हम पता करेंगे k1 और k2 का वैल्यू, वैसे ही हम ये पाएंगे कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू उसका स्पीड का स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे हम इसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है फोर्स, और उस फोर्स के कारण यहां से लेके यहां तक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो वाला डिस्प्लेसमेंट जहां तक फोर्स का एप्लीकेशन है। इसका मतलब यहां पर कुछ वर्क डन हो रहा है, और ये जो वर्क है, जो वर्क इस बॉडी पे हो रहा है, ब्लू बॉल पे जो वर्क हो रहा है, वही वर्क इसमें स्टोर हो जाता है। क्योंकि देखिए, वर्क जो है, वर्क काइनेटिक एनर्जी बनाता है। यहां पर ये क्लियर है, देखिए यहां पर फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। उस वर्क के कारण देखिए क्या हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, दैट मीन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। सो वर्क एनर्जी इंपार्ट कर सकता है बॉडी में, और हमने ये भी देखा है इससे पहले कि काइनेटिक एनर्जी भी कुछ वर्क कर सकता है। तो हम कह सकते हैं वर्क और एनर्जी ये सिनोनिमस चीज है। वर्क is process of exchanging energy और energy is the ability of doing work। तो दोनों सिनोनिमस चीज है।
तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी काम इस बॉडी में किया गया वो काम इसी बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो जाएगा। तो उस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो इस बॉडी में किया गया दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए बॉडी का इनिशियली यहाँ पर एनर्जी था K1, इसमें कुछ काम किया गया, ये W काम किया गया, तो W का इक्विवेलेंट, ये जो वर्क डन है इसका इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो एनर्जी इसी में स्टोर हुआ है और स्टोर होके इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी बना K2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि K1 जो कि इनिशियली इसका एनर्जी था उस पे कुछ काम किया गया, ये काम इसके एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप इजीली ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सो ये तो वर्क और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है, लेकिन इस वर्क को हम एक दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हम ऐसा तभी कह सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो। ऑब्वियसली यहाँ पर हो रहा है वही चीज़ कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये एक स्पेशल केस है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो उस समय वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम m और a को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो वही चीज़ हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और फोर्स के जगह पे हम लिखेंगे बॉडी का मास इनटू बॉडी पे हुआ एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पर या तो आपको A को एलिमिनेट करना होगा या फिर S को एलिमिनेट करना होगा, दोनों में से किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ से कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पर आप गौर से देखें, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इस बॉडी पे हुआ एक्सीलरेशन गिवन है, या फिर कहें एक्सीलरेशन को हमने एज्यूम किया है, और ये फाइनल वेलोसिटी है v, और इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों के बीच एक रिलेशन होता है। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन से हमें पता है कि v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। तो यही वाला इक्वेशन अगर हम यूज़ करें काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, तो फिर अगर हम s को सब्सटीट्यूट करें तो s के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। अब इस वैल्यू को हम s के जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। अब आप गौर करें कि ये जो a है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का a कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है इसे ब्रैकेट के बाहर हम ले जाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जब ले जाएंगे तो फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड। ये हो गया वर्क डन। ओके, तो अब इस ब्रैकेट को हटाते साथ हमें क्या मिलेगा? देखिए वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो ये बहुत क्लियर है कि K2 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड, और K1 जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड। तो यहाँ से हम ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू उस बॉडी का मास इंटू उसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप वेलोसिटी स्क्वायर्ड कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्पीड स्क्वायर्ड कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक वेक्टर क्वांटिटी को स्क्वायर किया जाता है, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी, तो वेक्टर है तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, v के ऊपर एक एरो। तो इस वेक्टर का जब स्क्वायर होता है तो मज़ेदार बात यह होता है कि डायरेक्शन वाला इफेक्ट ही गायब हो जाता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रह जाता है ये, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। इसे हम कहेंगे वेलोसिटी स्क्वायर्ड, इसे हम कहेंगे स्पीड स्क्वायर्ड। तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता, जब स्क्वायर होता है तभी ये चीज़ होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है।
लेकिन जैसे ही स्क्वायर किया जाता है तो डायरेक्शन का इफेक्ट गायब हो जाता है। तो उस समय हम कह सकते हैं वेलोसिटी के स्क्वायर्ड को आप कह सकते हैं स्पीड का स्क्वायर्ड। सो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर्ड या फिर हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।